अभी भी कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने रजिस्टर में भी लिख लेना। क्वेश्चन है हमारा साधारण बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डन। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, सार्वधिक या साधारण बहुमत प्रणाली, और दूसरा क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या बताना है हमें, अंतर, डिफरेंस बताना है कि एक दूसरे से क्या इसके अंदर अलग बातें हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर F12 में मैंने आप लोगों को साधारण बहुमत प्रणाली के बारे में बता दिया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये चीज क्या होती है। डन, पक्का। इस क्वेश्चन में एक नई चीज ऐड करोगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे बढ़ू। डन, पॉइंट में ही क्लियर करूंगा। आ जाओ जी, हमारे पास पॉइंट्स आ गए। याद रखना, जो सबसे आगे वही जीत प्रणाली, या इसे आप क्या बोलोगे, साधारण बहुमत प्रणाली। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखना, ठीक है। और आप इधर आओ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कुछ भी एग्जामिनर लिख सकता है। डन यहाँ तक? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बात क्या है, एक ही। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल ही ना हो। पहला पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। पहला पॉइंट, देश को सर्वाधिक साधारण बहुमत प्रणाली का पहला पॉइंट करवा रहा हूं, ठीक है। देश को कई भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देश को कई भौगोलिक निर्वाचन, ये वर्ड क्या रहा है, भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए वही पुराना वाला एग्जाम्पल, हम जैसे कि हम रमेश नगर में मैं रहता हूँ, आप लोग शारदापुरी में रहते हो या किसी और इलाके में रहते हो, तो आपका वोट देने का जो क्षेत्र होगा ना, वो सीमांकन होगा, यानी कि आपको एक एरिया दिया गया है कि आपको ये इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में वोट देना है। कभी आपने अपने पापा मम्मी को ये नहीं देखा होगा कि भाई द्वारका गए हैं या नोएडा गए हैं वोट देने के लिए, या नागलोई गए हैं वोट देने के लिए, जहाँ उनका रेजिडेंट है परमानेंट, उस हिसाब से उनको एक क्षेत्र दिया गया है। तभी कह रहा है भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र। बात समझ में आई? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो, ये बात समझ में आई या ना आई हो? है अनीता? भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र कि सबका एरिया अलग अलग होता है। अब उत्तम नगर हो गया, पटेल नगर हो जाए, मैं कह रहा हूँ शादीपुर डिपू हो जाए, है, ये सारे क्षेत्र अलग अलग हैं। ये अपने क्षेत्रों में ही वोट देते हैं, जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अपने ही क्षेत्र में वोट देते हैं। इसलिए क्या होता है, इनको बांटा हुआ होता है। किसमें? साधारण बहुमत प्रणाली में। डन, पक्का। सेकंड पॉइंट, मतलब इसका सेकंड पॉइंट, संपूर्ण देश को या तो सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है या अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ध्यान देना बात को। जैसे कि मैं भारत का एग्जांपल लेता हूँ। भारत में सिर्फ मैं राज्य की बात करता हूँ, केंद्र की बात छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भारत में कितने 28 राज्य, इस चीज़ से समझना, भारत में कितने 28 राज्य। तो मैं कह सकता हूँ ना कि भारत के निर्वाचन क्षेत्र कितने 28, ठीक है। तो
हमारे में क्या होता है कि हमने सबको अलग अलग बांटा हुआ है। 28 निर्वाचन क्षेत्र है ना, तो बिहार का व्यक्ति बिहार में ही वोट डालेगा, वो उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा या राजस्थान नहीं जाएगा वोट डालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ मैं, छोटी सी बात जल्दी समझ में आएगी कि भारत में 28 राज्य, तो 28 के 28 क्या हो गए, निर्वाचन क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो बिहार का व्यक्ति बिहार में वोट देगा, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र में वोट देगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में वोट देगा। ठीक है, ये किस में है, हमारे में। लेकिन यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया अनुपातिक। ठीक है, में कहा गया कि ये क्या कर सकते हैं कि पूरे अपने देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लें। यानी कि मैंने अभी भारत का एग्जाम्पल लिया और भारत को कहा 28 राज्य है ना, तो मैं 28 राज्य ना कहूँ, यानी कि उस भारत में कहीं भी कोई व्यक्ति रहता हो, कहीं भी कोई व्यक्ति रहता हो, वो अपना वोट डाल दे, यानी कि पूरा भारत ही क्या बन जाएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाएगा। हाँ, किस बेस पे होता है ना, वही चीज है। साधारण बहुमत प्रणाली में क्या होता है कि 4 उम्मीदवार खड़े होते हैं। राज्य चलाने के लिए हो गया या केंद्र चलाने के लिए, पर इसमें जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हाँ, इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो प्रतिनिधि खड़े ही नहीं होते, इसमें पार्टीज खड़ी होती है। इसके अंदर लोग, हाँ, इसके अंदर जो जनता है वो उम्मीदवार को वोट नहीं देती, वो पार्टी को वोट देती है। तो पार्टी को जब वोट देना है तो वो उस देश के किसी भी क्षेत्र में रहे, वो पार्टी को वोट देगा। बात समझ में आई? वो पार्टी को वोट देगा, वो किसी उम्मीदवार को वोट नहीं। समानुपातिक, फिर से मैं पॉइंट को अगर मैं ऊपर बताऊं, एक मिनट लंबा करने के लिए, कि दोनों में डिफरेंस इसी बात का है कि हमारे वाले में हम उम्मीदवार को वोट देते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, ग्राम पंचायत में हो, नगर निगम के चुनाव हो, हम उम्मीदवार को वोट देते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो किस पार्टी का है। हमें ये भी मालूम होता है कि वो किस पार्टी का है, तो हम उसको वोट देते हैं। ठीक है, बहुत से हमारे में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो पार्टी को कहते हैं कि पार्टी गई भाड़ में, हमें तो एक योग्य व्यक्ति को वोट देना है जो हमारे लिए काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का। राजनेता काम क्या करते हैं भाई, चलेगा, नगर निगम पार्षद भी तो हैं, जो क्षेत्र को देखते हैं, तो उनको भी वोट दिया जाता है। अगर देखा जाए तो उनको भी वोट नहीं, हम क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं ना। हाँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, दूसरे वाला हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है और ये बाहर के देशों में है। अभी आएगा एग्जाम्पल में कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, मैं तभी कह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि क्वेश्चन क्या है, टफ है, समझना पड़ेगा इसके अंदर कि हमारे में अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो 4 उम्मीदवार को हम वोट देते हैं अपनी मनपसंद के हिसाब से, हमें मालूम होता है कि वो किस पार्टी का है। लेकिन इसके अंदर हम पार्टी को ही वोट देते हैं बस, उम्मीदवार इसके अंदर हमें मालूम नहीं। अब बात क्लियर हुई? पक्का सेकंड पॉइंट पे जाऊं? अभी भी कहोगे तो मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा। अनीता, अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, अपने वाले पे आए तो कह रहे हैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि को चुना जा सकता है। सिंपल कहा, क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र में कोई 5 व्यक्ति होंगे उम्मीदवार के रूप में, 6 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में से जीतेगा कौन? सिर्फ एक व्यक्ति, प्रत्येक एक व्यक्ति। बाकी अगर 5 खड़े हैं तो 4 हार जाएंगे और एक जीत जाएगा। बात क्लियर हुई? पक्का। लेकिन इसमें इसमें कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कई प्रतिनिधि चुनता है, कई प्रतिनिधि चुनता है, क्योंकि वोट देने वाले को नहीं मालूम कि हमारे लिए प्रतिनिधि खड़ा कौन है। वो तो भैया पार्टी को वोट दे रहा है, वो तो पार्टी को वोट दे रहा है। हालांकि वहाँ पे मीडिया में होता होगा कि भैया इस पार्टी के अंदर ये उम्मीदवार है, ठीक है, ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार, इनका नाम ये है, इस पार्टी के अंदर शामिल है, ये व्यक्ति इस पार्टी के अंदर शामिल है।
मगर उनको ये नहीं मालूम कि हमारी सेवा करने के लिए, हमारे लिए काम करने के लिए कौन सरकार किसको तय करेगी। तो कई व्यक्तियों को चुनता है। मतलब इसमें ऐसे होता है जैसे एक पार्टी में अब कितने भी हैं, जैसे एक राज्य ने वोट किया वो 35 सीटें उसको मिल गई है उस पार्टी को, हाँ, एक बारी मिली, दो बारी मिली, तो वो अलग से उस राज्य में उनका एक बंदा चला जाएगा। उनका एक बंदा चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। सही में ये क्वेश्चन आसान नहीं है। हाँ, इसको तुम लोग सुनना, जो मेहनत अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा ये मेहनत नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना बचा पेपर का। यहाँ पे कह रहा है केवल एक उम्मीदवार जीतता है जो सर्वाधिक वोट प्राप्त कर ले। सिंपल रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि 4 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक ही बंदा जीतेगा जिसने ज़्यादा वोट मिले हुए हैं। इधर आओ। विभिन्न पार्टियों के बीच सीटों का वितरण मतों के अनुपात में होता है। क्या बोला? केवल एक उम्मीदवार, ठीक बता, बोल तो दी मैंने, केवल एक उम्मीदवार जीतता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि विभिन्न पार्टियों के बीच सीटों का क्या होता है, वितरण मतों के अनुपात पर होता है। अब वो मतों वाला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। नहीं, लड़ाई नहीं होती उनके बीच, तू लड़ाई करवा ले, सरकार बनी नहीं, पहले तू तोड़वा ले। वोट है, यानी कि एक पार्टी है, उसको 50 लाख सीटें मिली, फॉर एग्जाम्पल वोट मिली, तो सीट कितने हिसाब से मिल रही है, कितने वोटों के हिसाब से मिल रही है, तो कहा गया कि भैया 2 लाख पे एक आपका उम्मीदवार खड़ा हो। खड़ा हो सकता है, 2 लाख वोट पर एक उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। तो भैया 50 लाख वोट मिले हैं, तो उसके कितने कैंडिडेट आएंगे, 25 कैंडिडेट आएंगे सरकार का दावा करने के लिए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पक्का पॉइंट, ये मैंने बोर्ड के ऊपर समझाया हुआ है स्टार्टिंग दौर पर अच्छे तरीके से। ओके, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है इसमें एक पार्टी के द्वारा संसद में बहुमत हासिल करने के अवसर बढ़ जाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में F12 में बात बोली थी ना कि अगर 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, दिल्ली का एग्जांपल दिया था, तो एक पार्टी के पास अगर 35 सीटें आ गई तो वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकता है। डन है? ठीक है ना। यहाँ पे आओ, चौथा पॉइंट, इसमें सरकारी लिखा है, इसमें सरकार, ठीक कर लेना, इसमें सरकार आमतौर पर 2 या अधिक पार्टियों के गठबंधन पर आधारित होती है। यानी कि दूसरी वाली व्यवस्था में ऐसा होता ही नहीं है कि कोई एक पार्टी पूरी सीट हासिल कर ले। ये 2 या 2 से अधिक पार्टीज मिलकर क्या बनाती हैं, सरकार बनाती है। डन, पक्का, क्लियर। लास्ट पॉइंट कह रहा है ये प्रणाली भारत और इंग्लैंड में प्रयोग की जाती है, भारत और इंग्लैंड में है, और ये प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड में है। समझ रहे हो? क्वेश्चन अभी भी कह रहा हूँ बहुत टफ है, और प्लीज़ अगर तुम लोग वीडियो सुन लेते हो तो और रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। अगर तुम लोग नेक्स्ट क्लास में कहोगे कि नहीं जी फिर से समझाओ, मैं समझा दूंगा, लेकिन 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनल की तैयारी के लिए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 से।